और बड़ी खबर इस वक्त की, सुशांत ड्रग्स केस में एनसीबी ने बेंगलुरु के एक पार्षद केशव मूर्ति के बेटे यशस को ड्रग्स मामले में समन भेजा है। पार्षद के बेटे यशस को आज मुंबई में पूछताछ के लिए बुलाया गया है और सूत्र ये बता रहे हैं कि एनसीबी ने गोवा से ड्रग्स केस में एक गिरफ्तारी की थी और उसी से पूछताछ में पार्षद के बेटे का नाम सामने आया है। तो पार्षद का बेटा गौरव वार्या का करीबी बताया जा रहा है। गौरव वार्या का नाम आपको बता दें, रिया के साथ ड्रग्स की चैट में सामने आया था। अब एनसीबी ड्रग्स की खरीद फरोख्त मामले में पार्षद के बेटे से पूछताछ करेगी, ये जानकारी मिल रही है। और ये एक तरीके से आप देखिए इसके तार कहां से कहां तक जुड़ते नजर आ रहे हैं। दरअसल सुशांत की मौत से ये मामला शुरू हुआ और उसके बाद व्हाट्सएप चैट सामने आती है जिसमें रिया ड्रग्स को लेकर बात करती हैं। उसके बाद एनसीबी अब इस पूरे मामले की जांच करने लग गई है कि क्या सुशांत केस में कोई ड्रग्स का एंगल भी है, और इसी को खंगालने की कोशिश में कई नाम अब सामने आ रहे हैं। नया नाम जो सामने आया है वो बेंगलुरु के एक पार्षद केशव मूर्ति के बेटे यशस का नाम सामने आया। इसे भी अब समन भेजा गया है और कभी भी पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। पार्षद के बेटे यशस को आज मुंबई में पूछताछ के लिए, जो जानकारी अभी की तरफ से मिल रही है कि आज ही बुलाया जा सकता है पूछताछ के लिए। सूत्रों के मुताबिक एनसीबी ने गोवा से ड्रग्स केस में एक गिरफ्तारी की थी और उसी से जब पूछताछ हुई तो इस पार्षद के बेटे का नाम सामने आया। उसके बाद समन भेजा गया, पूछताछ के लिए बुलाया गया। पार्षद का बेटा गौरव वार्या का करीबी बताया जा रहा है। अब ये गौरव वार्या आपको अगर याद ना हो तो मैं जल्दी से आपको याद दिला दूं कि रिया की चैट में गौरव आर्या का जिक्र होता है। रिया गौरव आर्या को जानती हैं, इस बात का भी वो जिक्र करती हैं और गौरव आर्या का कनेक्शन कई बड़े लोगों से है। हालांकि गौरव आर्या को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया था। ड्रग्स एंगल की जांच एनसीबी अब कर रही है। गौरव आर्या का नाम रिया के साथ ड्रग्स की चैट में सामने आने के बाद एक तरफ गौरव आर्या से पूछताछ हुई, साथ ही साथ रिया से इस वक्त पूछताछ हो रही है। एनसीबी दफ्तर में रिया इस वक्त मौजूद है और उसी के साथ साथ शौविक, सैमुअल मिरांडा 9 सितंबर तक रिमांड पर है, उनसे पूछताछ हो रही है। दीपेश सावंत को भी गिरफ्तार किया गया। पहले जानकारी थी कि वो सरकारी गवाह बन सकता है, लेकिन बाद में उसे गिरफ्तार किया गया और उससे भी रिमांड पर लिया गया है 9 सितंबर के लिए। तो यानी अब सभी को साथ बैठाकर पूछताछ की जाएगी। लेकिन कल जो पूछताछ हुई रिया चक्रवर्ती से, उसमें बताया जा रहा है कि रिया कई सवाल, यानी 70 के तकरीबन 70 सवाल रिया के सामने रखे गए, लेकिन उसमें से कुछ ही सवालों के जवाब रिया दे पाई और वो रोती हुई भी वहां पर नजर आई। और इसके बाद आज फिर उन्हें बुलाया गया है पूछताछ के लिए। सुशांत केस में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, रिया चक्रवर्ती से एनसीबी की जो पूछताछ है वो लगातार जारी है। लगातार दूसरे दिन एनसीबी रिया से पूछताछ कर रही है। इससे पहले एनसीबी ने रिया चक्रवर्ती से कल करीब 6 घंटे तक ये पूछताछ की। एनसीबी की पूछताछ में रिया ने ड्रग्स मंगवाने की बात हालांकि कबूल की है। एनसीबी आज रिया को पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर सकती है, क्योंकि कल ही जो जानकारी मिल रही थी कि रिया दरअसल सवालों के जवाब नहीं दे पा रही हैं। 70 सवाल उनके सामने रखे गए, लेकिन कुछ ही सवालों का जवाब वो दे पाई और उसके बाद ज्यादातर सवालों में वो चुप रहती हुई नजर आई, जिसके बाद अब संभावना दिख रही है कि उनको आज गिरफ्तार किया जा सकता है। कुछ देर पहले ही वो घर से निकली, फिर उसके बाद वो एनसीबी दफ्तर पहुंची है और इस वक्त भी उनसे पूछताछ हो रही है एनसीबी की तरफ से। और कई वो तार जोड़ने की कोशिश जो शौविक, दीपेश और सैमुअल मिरांडा जिनका खुलासा कर चुके हैं, उन्हीं चीजों पर अब रिया से भी पूछताछ हो रही है और चीजों को समझने की एनसीबी कोशिश कर रही है। अगर रिया साथ नहीं देती हैं, सवालों के सही तरीके से जवाब नहीं देती हैं, तो बहुत मुमकिन है कि रिया गिरफ्तार हो जाए। पहला केस ये, और दूसरी बात ये भी सामने आ रही है कि जिस तरीके से बयान सामने आए, चाहे शौविक हो, सैमुअल मिरांडा हो, दीपेश हो, ड्रग डीलर्स हो, सबके तार रिया से जुड़ते नजर आ रहे हैं। इनफैक्ट सबने नाम भी रिया का लिया है और ऐसे में रिया की गिरफ्तारी हो सकती है और वही धाराएं भी रिया पर लग सकते हैं जो शौविक और सैमुअल मिरांडा पर लगे हैं। तो रिया चक्रवर्ती के खिलाफ एनसीबी को इतने सबूत मिल चुके हैं जो रिया को सजा दिलाने के लिए अहम साबित हो सकते हैं। एनसीबी ने ईडी की रिक्वेस्ट पर जब से ड्रग्स मामले की जांच शुरू की, तब से कई ड्रग पैडलर गिरफ्तार हुए। 2 ड्रग्स पैडलर के नाम पास से 100 ग्राम से ज्यादा ड्रग्स भी बरामद किए जा चुके हैं। ड्रग्स पैडलिंग के आरोप में गिरफ्तार जैद, बासित परिहार सहित कई ड्रग्स बेचने वालों से रिया चक्रवर्ती के भाई शौविक का कनेक्शन भी सामने आ चुका है और रिया के ऐसे चैट भी हैं जो साबित करने के लिए काफी हैं कि रिया भी ड्रग्स के धंधे से जुड़ी है। रिया के खिलाफ इन सबूतों के साथ साथ कई अहम गवाही भी सामने आ चुकी है, यानी जो पूछताछ में नाम सामने आए हैं उसमें रिया का नाम सबसे प्रमुखता से लिया गया है। ड्रग्स को लेकर रिया के बड़े झूठ का पर्दाफाश हो गया है।
रिया के ड्रग्स कनेक्शन के चश्मदीदों ने उनका सच सामने लाकर रख दिया है। रिया के दोस्तों ने रिया के ड्रग्स कनेक्शन पर बड़ा दावा किया है। रिया के दोस्तों ने गवाही दी है कि रिया न सिर्फ ड्रग्स लेती थी बल्कि उसकी खरीद फरोख्त से भी जुड़ी थी। रिया के ड्रग्स कनेक्शन में सबसे पहली चैट जो एनसीबी को मिली वो 2017 की थी। ये चैट रिया और गौरव आर्या के बीच में हुई थी। तभी से ये आरोप लग रहे थे कि रिया ड्रग्स लेती हैं। उसके बाद 2019 और 2020 के चैट सामने आए जिसमें जया शाह, श्रुति मोदी, आयुष, शौविक, सैमुअल मिरेंडा और सिद्धार्थ पिठानी का नाम सामने आया है। गौरव आर्या उन आरोपियों में से एक हैं जिन्होंने रिया के साथ ड्रग्स के बारे में व्हाट्सएप चैट की थी। साल 2017 में हुई चैट में रिया और गौरव के बीच ड्रग्स को लेकर बातचीत हुई थी। ये चैट ईडी ने रिकवर की थी और अब ये एनसीबी के रिकॉर्ड में दर्ज हो चुका है। हालांकि गौरव आर्या इस चैट से इनकार कर चुके हैं। मैं मिस किया था लास्ट 2017 में मेरा कांटेक्ट था, तो मेरा इस केस से कोई लेना देना नहीं है। सुशांत राजपूत से आप मिले थे? नहीं, कभी नहीं मिला था। रिया के खिलाफ सिर्फ यही एक सबूत नहीं है, ऐसी भी कई चैट्स रिकवर की गई हैं जिनसे शक पुख्ता होता है कि सुशांत को भी रिया ड्रग्स दे रही थी। ये बातचीत इसी साल 3 मार्च की है। इसमें रिया चक्रवर्ती शौविक से कह रही हैं कि हाँ बताओ। इसके बाद रिया लिखती हैं कि वो रोज 4 सिगरेट पीता है, इसी के मुताबिक प्लान बनाओ। इसके जवाब में शौविक लिखता है क्या उसे बड भी चाहिए। रिया जवाब देती हैं कि हाँ बड भी चाहिए। इसके बाद शौविक लिखता है ओके तो फिर हमें 5 ग्राम बड चाहिए। इसके बाद एक और मैसेज में शौविक इसे और साफ करते हुए लिखता है मतलब 20 डूब यानी ड्रग्स लेने वालों की भाषा में सिगरेट। जाहिर है इस बातचीत में ड्रग्स का एक गिरोह नजर आता है और यह भी साफ होता है कि इस दलदल में रिया का भाई शामिल था। लेकिन ये सब अभी आरोप ही हैं। लेकिन रिया की करीबी श्रुति मोदी का बयान भी रिया के लिए मुश्किल बन गया है। सुशांत की पूर्व बिजनेस मैनेजर श्रुति मोदी ने दावा किया है कि ड्रग्स से रिया का रिश्ता पुराना था। न्यूज 18 को मिली जानकारी के मुताबिक श्रुति मोदी ने रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शौविक के बारे में कहा कि वो दोनों ड्रग्स लेते हैं। ये बयान उन्होंने सीबीआई के सामने पूछताछ के दौरान दिया है। श्रुति मोदी ने यह भी दावा किया है कि रिया और शौविक के पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती जानते हैं कि उनके दोनों बच्चे ड्रग्स से जुड़े हुए हैं। श्रुति मोदी के वकील अशोक सरावगी ये दावा पहले ही कर चुके हैं। पिता होने के नाते उनको पता होता है कि उनका बेटा क्या कर रहा है। और ऐसा नहीं है कि उनकी बहनें कभी नहीं मिली, वो भी मिलती थी, तो डेफिनेटली उनकी जानकारी में होगा ये। और ये कहना गलत होगा कि उनको नहीं पता था। और जहाँ तक रिया और उनके ब्रदर का सवाल है, वो भी डेफिनेटली पार्टी में पार्ट होती थी। रिया के खिलाफ एक और अहम गवाही सुशांत के दोस्त सिद्धार्थ पिठानी ने भी दी है। सिद्धार्थ पिठानी सीबीआई के सामने ये गवाही दे चुके हैं कि रिया चक्रवर्ती का संबंध ड्रग तस्करों से है। वो शौविक के जरिए सुशांत के स्टाफ में काम करने वाले दीपेश, नीरज और केशव के जरिए ड्रग्स मंगवाती थी। अब दीपेश सावंत ने भी यह कबूल कर लिया है कि सुशांत के घर और उनके फार्म हाउस में ड्रग्स की पार्टियां होती थी। ये सारी गवाहियां रिया चक्रवर्ती के लिए बहुत भारी पड़ने वाली हैं। इन सब गवाहियों के अलावा एनसीबी को ड्रग्स कनेक्शन का पूरा रैकेट भी मिल गया है जिसके तार रिया चक्रवर्ती से जुड़ रहे हैं। एनसीबी सूत्रों का दावा है कि रिया चक्रवर्ती सुशांत को ड्रग्स देने के लिए अपने भाई शौविक से डिमांड करती थी। इसके बाद शौविक चक्रवर्ती रेस्टोरेंट चलाने वाले ड्रग्स डीलर जैद विलात्रा से संपर्क करता था और उसे ड्रग्स की सप्लाई करने के लिए कहता था। शौविक ने सैमुअल मिरांडा को जैद का नंबर भी दिया था और जैद को फोन करवाया था। जैद का सीधा संबंध बासित परिहार से था। बासित का ही दोस्त कैजान इब्राहिम है जो बांद्रा के रेस्टोरेंट में काम करता था। ड्रग्स की पेडलिंग के आरोपियों में से भी ये लोग रिया और उनके भाई शौविक के खिलाफ बयान दर्ज करा चुके हैं। सूत्रों के मुताबिक जैद ने एनसीबी के सामने कबूल किया है कि जुलाई के अंत में भी उसने मिरांडा को ड्रग्स बेची थी। इस ड्रग्स के पैसे शौविक चक्रवर्ती ने दिए।
जैद ने कहा है कि ड्रग्स के लिए शोविक ने कैश पेमेंट किया। इसके साथ ही उसने यह भी बताया कि सैमुअल ने मार्च में गोवा जाने के लिए कहा था। गोवा से बड़ा ड्रग्स का कंसाइनमेंट लाने का प्लान भी था। इस गवाही से साफ है कि रिया का भाई शोविक और सैमुअल मिरांडा ड्रग्स के धंधे से गहरे तक जुड़े थे और रिया भी इस खेल में राजदार थी। बासित परिहार ने भी इस केस में अहम गवाही दी है। बासित परिहार ने एनसीबी की पूछताछ में शोविक के साथ ड्रग्स की खरीद फरोख्त की बात कबूल कर ली है। उसने भी माना है कि सुशांत का स्टाफ ही सुशांत के घर ड्रग्स लेकर जाता था। ये सारी वो अहम गवाहियां हैं जो भाई बहन के लिए बड़ी मुसीबत का सबब बन गई हैं। आनंद हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं, पल पल की खबर हम तक पहुंचा रहे हैं। आनंद, अभी क्या अपडेट? रिया अंदर मौजूद है, उनसे पूछताछ हो रही है, आज गिरफ्तारी की कितनी संभावना दिख रही है? और शोविक, सैमुअल मिरांडा और दीपेश को मेडिकल के लिए ले गए थे, क्या वो आ गए वापस? जी देखिए अर्पिता, ये बिल्कुल तय माना जा रहा है। जो विश्वसनीय सूत्र बता रहे हैं कि आज रिया चक्रवर्ती गिरफ्तार हो जाएंगी, ये विश्वसनीय सूत्र बता रहे हैं कि बिल्कुल तय माना जा रहा है, क्योंकि कल की पूछताछ में रिया चक्रवर्ती कई सवालों के जवाब नहीं दे पाई थी। कई सवालों के जवाब वो देने से कतरा गई। कई सवालों के जवाब पे उन्होंने चुप्पी साध ली। जब उन्हें शोविक चक्रवर्ती के सामने बिठा के पूछताछ शुरू की तो वो रोने लगी, वो भावुक हो गई। इसलिए एनसीबी अधिकारी थोड़ा सहम गए और उन्होंने फिर शोविक चक्रवर्ती को वहां से अलग करा और अकेले रिया से पूछताछ करना शुरू करी। लेकिन आज शायद कड़ी पूछताछ एनसीबी करेगा और एक बार फिर से उनका शोविक से आमना सामना कराया जाएगा, उनका दीपेश से आमना सामना कराया जाएगा, उनका सैमुअल मिरांडा से आमना सामना कराया जाएगा। और एनसीबी को ये पावर है एविडेंस एक्ट में 67 का जब संबंध होता है कि अगर किसी के बयान विरोधाभास नजर आते हैं, अगर किसी के बयानों में लगता है कि कोई झूठ बोल रहा है, तो उसकी गिरफ्तारी तुरंत एनसीबी कर सकती है सबूतों के आधार पर, बयानों के आधार पर। यह महत्वपूर्ण जानकारी है। इसी आधार पर सैमुअल मिरांडा और शोविक की गिरफ्तारी एनसीबी ने की थी। बिल्कुल, यानी आप महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं आनंद। क्या जो आप बता रहे हैं कि गिरफ्तारी आज रिया की बहुत हद तक मुमकिन है? आप रहिए हमारे साथ। सीबीआई की फॉरेंसिक टीम ने सुशांत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर सवाल खड़े किए हैं। फॉरेंसिक टीम में मौजूद एम्स के डॉक्टरों के बोर्ड ने कूपर हॉस्पिटल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर सवाल खड़े करते हुए पूछा कि क्यों नहीं सुशांत की मौत को हत्या माना जाए। बोर्ड ने सवाल उठाया कि खुदकुशी में गले पर ऊपर की तरफ निशान होते हैं, लेकिन सुशांत के गले पर निशान जो थे वो नीचे थे। अरुण, बहुत महत्वपूर्ण चीज, यानी गले पर जो निशान, जो सोशल मीडिया पर भी बात सामने आ रही थी कि निशान ये खुदकुशी के नहीं है, और अब ये डॉक्टर भी कह रहे हैं। होता है वो ऊपर की तरफ, अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ इस तरफ आकर के वो अटकता है और उसके बाद ही किसी व्यक्ति की मौत होती है। तो सवाल ये पूछा है एम्स के 3 डॉक्टरों की टीम ने, जिन लोगों ने सुशांत सिंह राजपूत का पोस्टमार्टम किया था, 5 डॉक्टरों की टीम थी, उनसे ये पूछा है कि ये निशान यहाँ क्यों है, नीचे की तरफ क्यों है? अगर फंदा कसता है तो निशान ऊपर की तरफ होना चाहिए, आपने इस पर ध्यान क्यों नहीं दिया? और आपने ये क्यों नहीं लिखा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कि कोई फाउल प्ले हो सकता है, ये नेचुरल डेथ नहीं हो सकती है? क्या वजह थी कि आपने मान लिया कि ये नेचुरल डेथ या सुसाइड है, कोई फाउल प्ले नहीं है? मुंबई पुलिस की भूमिका और उसकी जांच पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। 65 दिन के आसपास मुंबई पुलिस के पास ये पूरी जांच थी, लेकिन आप देखिए कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एक एक करके ड्रग पेडलर्स को नाक के नीचे से मुंबई पुलिस के इसी मुंबई में बैंड्रा से, सेंट्रा क्रूज से और तमाम इलाकों से गिरफ्तार कर रही है। उस मामले में, सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में ड्रग्स के एंगल पर मुंबई पुलिस ने जांच क्यों नहीं की? इस तरह के सवाल पहले से उठ रहे थे और अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर भी सवाल उठ रहा है। तो कहीं न कहीं सीबीआई की जांच ऐसा लगता है कि सही दिशा में जा रही है, क्योंकि वो न इसको हत्या मान रही न आत्महत्या मान रही, वो सबूतों के आधार पर अनुसंधान कर रही है। आखिर में रिजल्ट क्या आता है सीबीआई जरूर बताएगी, लेकिन इसको पहले ही आत्महत्या कह देना जरूर ये शक पैदा करता था। हमें भी नहीं पता, अभी तक किसी को नहीं पता कि ये हादसा है कि साजिश है, ये हत्या है कि आत्महत्या है, लेकिन आत्महत्या करार दे देना और हत्या की साजिश को रूल आउट कर देना, ये तो जांच की दिशा ही एकदम से बंद हो जाती है। फाउल प्ले की जो दिशा होती है या कोई कॉन्स्पिरेसी की दिशा होती है, उसको नकार देने की बात थी। बिल्कुल, तो बहुत महत्वपूर्ण चीज है। एम्स के डॉक्टर जो है वो सवाल इस बात पर उठा रहे हैं कि आखिरकार ये जो निशान सुशांत के गले में दिख रहे हैं, उससे कैसे ये मान लिया गया कि वो आत्महत्या है, वो खुदकुशी है, वो हत्या क्यों नहीं मानी गई? क्योंकि निशान थोड़ा नीचे है, जिस बात का जिक्र है, और निशान दरअसल यहाँ ऊपर होने चाहिए, एम्स के डॉक्टरों का ये कहना है। इसी बीच
न्यूज 18 की टीम को मुंबई के ड्रग्स कार्टेल के बारे में बहुत बड़ी जानकारी मिली है। जी हां, न्यूज 18 की टीम ने एक ऐसे शख्स से बातचीत की जो बीते 20 साल से मुंबई एंटी नारकोटिक्स सेल को ड्रग्स पैडलिंग की इंफॉर्मेशन देता आया है। उसने कई ऑपरेशन में ड्रग्स की बड़ी खेप भी जब्त कराई है। न्यूज 18 के कैमरे पर मुंबई एंटी नारकोटिक्स सेल के इस इन्फॉर्मर ने बड़े खुलासे किए हैं। इस इन्फॉर्मर का दावा ये कि मुंबई शहर की सेलिब्रिटी पार्टियों में धड़ल्ले से ड्रग्स का इस्तेमाल होता है, लेकिन बड़े लोगों पर एक्शन नहीं लिया जाता। और इस इन्फॉर्मर ने यह भी बताया कि किस तरह से सेलिब्रिटी पार्टीज में ड्रग्स पहुंचाया जाता है। सुशांत केस में ड्रग्स का कनेक्शन सामने आने के बाद न्यूज 18 इंडिया की टीम ने एक्सक्लूसिव पड़ताल की है। मुंबई शहर में फैले ड्रग्स के धंधे पर बड़ा पर्दाफाश हुआ है। न्यूज 18 के कैमरे पर मुंबई एंटी नारकोटिक्स सेल के एक इन्फॉर्मर ने कई बड़े खुलासे किए हैं। इस इन्फॉर्मर ने सेलिब्रिटी पार्टियों में ड्रग्स के इस्तेमाल की सच्चाई बयान की है। न्यूज 18 के कैमरे पर आया यह शख्स पिछले 20 साल से मुंबई की एंटी नारकोटिक्स सेल के साथ काम कर रहा है और इसका दावा है कि अगर मुंबई पुलिस चाहे तो ड्रग्स शहर में नहीं आ सकती, लेकिन ऐसा होता नहीं है। सुशांत का मामला तो मैं सुना ही नहीं। अच्छा लगा मुझको कि कम से कम खुलासा तो हो रहा है और मुंबई के पास में ये केस नहीं है, क्योंकि मुंबई के पास में केस होता तो ये सुलझा ही नहीं जाता था। NCBA है, ED है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और इन पे पूरा विश्वास है हमको और ये पूरा यानी मामला सुलझ जाएगा। और NCB के पास में ऐसा मैं खुलासा करना चाहता हूँ कि ये ड्रग्स जो है, जो पार्टियों में आफ्टर पार्टी जब होती है, ये ड्रग्स आराम से यानी कोई भी गली गली कोने कोने मिल जाती है। मुंबई पुलिस आज तक ये कुछ नहीं है, सिर्फ हफ्ता खो रहे हैं यहाँ पे और कुछ नहीं है। हफ्ते मिलते हैं और खुश हो जाते हैं। काम करना होता था तो मुंबई पूरा क्लीन हो जाता था। मुंबई में फैले ड्रग्स के धंधे के इस इन्फॉर्मर के मुताबिक मुंबई में ड्रग्स उतनी ही आसानी से मिल जाती है जितनी आसानी से पान या सिगरेट। एंटी नारकोटिक्स सेल के इस इन्फॉर्मर का दावा है कि मुंबई के कोलाबा, पैडर रोड, अंधेरी, बांद्रा और नाला सोपारा जैसे इलाकों में ड्रग्स पेडलिंग के बड़े ठिकाने हैं। इस इन्फॉर्मर का यह भी दावा है कि मुंबई में बड़े लोगों का नाम आने पर केस दबा दिए जाते हैं। ये सब बनता है शूटिंग के अंदर से। जब शूटिंग में जाते हैं, कोई आदमी के पास में कोई अच्छा माल रहेगा तो उनसे बात करता है, उनके PR से। ज़्यादा करके जो माल जो आता है उनके PR के थ्रू ही आता है, जो उनके असिस्टेंट है उनके थ्रू ही उनको मिलता है। एक सैंपल देते हैं, बाद में अपना रेट फिक्स करते हैं और वो हिसाब से उन लोग चालू करते हैं अपना धंधा। जैसा बड़े लोग का नाम आ जाता है तो उनको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। ये तो आप सब जानते हो, यानी पूरी दुनिया जानती है। तो बड़े लोग का नाम कभी आ ही नहीं सकता। इसके अंदर है पैसा ही उनका लगता है तो क्या कर सकते हैं, बड़े लोग का ही पैसा लगता है। इस इन्फॉर्मर के मुताबिक सेलिब्रिटी पार्टियों में खुलेआम ड्रग्स चलता है। इन पार्टियों में MDMA नाम के ड्रग्स की सबसे ज्यादा खपत होती है और सेलिब्रिटी का स्टाफ ड्रग्स का इंतजाम करता है। इन्फॉर्मर के मुताबिक ड्रग्स पेडलरों के साथ सेलिब्रिटी स्टाफ के रिश्ते होते हैं। थ्रू पेडलर्स ही जाते हैं। कोई पेडलर के थ्रू या एक्टर समझो अपने ड्राइवर को भेज दिया या अपने PA को भेज दिया, PA ने अपने आदमी को भेज दिया, वैसा करके सोच है। आप समझे ना, एक्टर कभी जाएगा नहीं लेने के लिए, कभी नहीं जाएगा। उनके पार्टी चालू होने के पहले वहाँ पे बाउल के अंदर ड्रग हो जाता है और पार्टी भी ऐसी चलती है कि 2-2 दिन तक चलती है। ऐसा नहीं है कि वो थोड़ा सा ड्रग्स कर दिया और चले गए, ऐसा नहीं है। 2-2, 3-3 दिन तक चलती है। बिल्डिंग वाले को पता है कि क्या हो रहा है, मगर क्या बोलते हैं, सेलिब्रिटी है, आप समझे ना। सेलिब्रिटी के आगे कौन चलेगा। सुशांत के स्टाफ में काम कर चुके दीपेश ने भी कुछ ऐसा ही बयान दिया है जो साबित करता है कि सेलिब्रिटी पार्टियों में ड्रग्स का खूब इस्तेमाल होता है। दीपेश ने पूछताछ में कहा है कि सुशांत के फ्लैट में रहने वाले लोग गांजा लेते थे और उसने दावा किया है कि सितंबर 2018 में उसने सुशांत को गांजा और चरस लेते हुए देखा था। दीपेश के बयान में दावा किया गया है कि सभी लोग गांजा लेते थे। बयान पर यकीन करें तो रिया चक्रवर्ती भी ड्रग्स ले रही थी। NCB को इस केस में पकड़े गए ड्रग्स पेडलरों से यह भी पता लगा है कि वो बॉलीवुड की कई बड़ी हस्तियों तक ड्रग्स पहुंचाने का काम करते थे। अब NCB सारे तार जोड़कर मुंबई की उन बड़ी हस्तियों तक भी पहुंचने की प्लानिंग कर रहा है। ये जो करंट नेटवर्क है ये बॉलीवुड ही तो है।
जी। ये बॉलीवुड के अलावा तो मीन्स की जो पेडलर्स हैं अलग है, बट करंट नेटवर्क में बॉलीवुड का इन्वॉल्वमेंट आना, और आपका मुझे क्वेश्चन सुशांत सिंह राजपूत के बारे में, रिया चक्रवर्ती, जब किसी और के बारे में पूछना, अब बॉलीवुड ऐसा कोई टारगेटेड हमारा वो नहीं है कि वी आर टारगेटिंग बॉलीवुड। जो लिंकेजेस जहाँ भी आए, चाहे वो बैकवर्ड आए चाहे फॉरवर्ड आए, जहाँ ड्रग अब्यूज का एंगल आता है, जहाँ ड्रग ट्रैफिकिंग का एंगल आता है, एनसीबी एज ड्रग लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी और अदर ड्रग लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी उसमें एक्ट एंड रिएक्ट करने के लिए कैपेबल हैं। सुशांत केस से खुले ड्रग्स के गहरे राज और भी गहराते जा रहे हैं और आने वाले दिनों में कई बड़ी मछलियां भी ड्रग्स के जाल में फंसती दिख रही हैं। सुशांत केस में इस वक्त की एक और बड़ी खबर, सीबीआई सुशांत के मामले में व्यावसायिक दुश्मनी और नेपोटिज्म के एंगल से भी जांच करेगी। सीबीआई इस बात की जांच करेगी कि आखिर सुशांत को फिल्म इंडस्ट्री में बड़े बड़े प्रोजेक्ट क्यों नहीं मिल रहे थे। सीबीआई इस मामले में फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोगों से पूछताछ भी कर सकती है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, सीबीआई अब इस एंगल से भी जांच करेगी जो एंगल सबसे पहले मुंबई की पुलिस की तरफ से भी इस तरीके से जांच हो रही थी। कई लोगों से मुंबई पुलिस ने उस वक्त, आपको याद होगा, बुलाकर पूछताछ हुई थी। सुशांत केस में इस वक्त की यही बड़ी खबर कि सीबीआई सुशांत केस के मामले में व्यावसायिक दुश्मनी और नेपोटिज्म के एंगल से जांच करेगी। विवेक हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस वक्त। विवेक, यानी अब नेपोटिज्म का जो एंगल है, इस एंगल से भी जांच करेगी सीबीआई? बिल्कुल सी कल्पिता, आपने देखिए सीबीआई इस पूरे मामले में कई दिनों से जांच कर रही है और बाकायदा उन्होंने क्राइम सीन को रिक्रिएट भी किया था और साथ ही साथ अब सीबीआई ये जांच करना चाहती है कि जो सुशांत को कई दिनों से बड़े बड़े प्रोजेक्ट नहीं मिल रहे थे उसकी क्या वजह हो सकती है। नेपोटिज्म भी एक एंगल सामने आ रहा है और सीबीआई का साफ तौर पर कहना है कि वो हर एंगल में जांच करना चाहता है कि आखिरकार सुशांत सिंह राजपूत की मौत की असली वजह क्या है। उन्होंने सबसे पहले जांच की कि ये पूरा मामला सुसाइड का या होमिसाइड का, जिसकी जांच अभी भी चल रही है। लेकिन जब पहला रिक्रिएशन हुआ था जिसमें सीबीआई की फॉरेंसिक टीम भी वहां पे पहुंची हुई थी, उस रिक्रिएशन के बाद सीबीआई सूत्रों से जानकारी मिली कि सुशांत सिंह राजपूत के घर में कोई भी फोर्स एंट्री नहीं थी। किसी ने भी सुशांत सिंह राजपूत को हत्या करके लटकाने की कोशिश नहीं की, ऐसा सीबीआई सूत्रों से जानकारी मिली थी। लेकिन सीबीआई सूत्रों का साफ तौर पर कहना है वो हर एंगल में जांच करना चाहता है, चाहे वो होमिसाइड का हो, चाहे फिर वो नेपोटिज्म का हो, या फिर बॉलीवुड से जुड़े लोगों के साथ जो भेदभाव होता है उनके साथ हो, वो हर एंगल में जांच करना चाहती है। यही वजह है कि अब सीबीआई नेपोटिज्म और प्रोफेशनल राइवलरी, ये जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि प्रोफेशनल राइवलरी किस वजह से सुशांत डिप्रेशन में गए, किस वजह से सुशांत जो दवाइयां खाना शुरू की थी उसकी असली वजह जानना चाहती हैं। यही वजह है कि अब सीबीआई ये जानना चाहती है कि बॉलीवुड में जो पिछले 1.5-2 साल से उन्हें काम नहीं मिल रहे थे, बड़े बड़े प्रोजेक्ट उनसे छीन लिए गए थे, उसकी असली वजह क्या है। और सबसे बड़ी खबर जो न्यूज 18 इंडिया को बताना चाह रहा है कि इस पूरे मामले में सीबीआई आने वाले दिनों में बॉलीवुड से जुड़े कुछ बड़े लोगों को समन जारी कर पूछताछ के लिए बुला सकता है। बिल्कुल बिल्कुल विवेक, यानी अभी एक के बाद एक जांच का दिशा जो है सीबीआई की वो बढ़ती जा रही है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत की मिस्ट्री में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर ये कि रिया ने एनसीबी की पूछताछ में ये बात कबूल कर ली कि रिया को मालूम था कि शौविक ड्रग पेडलर बासित से सुशांत के लिए ड्रग्स खरीदता था। इसके अलावा रिया ने एनसीबी को यह भी बताया कि बासित उनके घर भी आता जाता था। रिया को इस बात की भी जानकारी थी कि 17 मार्च को सैमुअल मिरांडा ड्रग्स लेने के लिए जैद के पास गया था। रिया के कबूलनामे के बाद यह बात साफ हो गई कि रिया अपने भाई शौविक के जरिए सुशांत राजपूत के लिए ड्रग्स मंगवा रही थी। न्यूज 18 इंडिया पर इस वक्त की बड़ी खबर, ड्रग्स और डिप्रेशन का कनेक्शन हो सकता है। न्यूज 18 इंडिया आपको बता रहा है कि रिया ने ड्रग्स से रिश्ता कबूल कर लिया है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत की मिस्ट्री में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि रिया ने एनसीबी की पूछताछ में यह बात कबूल कर ली है कि वो ड्रग्स को लेकर चैट करती थी। रिया ने यह भी बताया है कि शौविक ड्रग्स पेडलर बासित से सुशांत के लिए ड्रग्स खरीदता था। इसके अलावा रिया ने एनसीबी को यह भी बताया कि बासित उनके घर भी आता जाता था। रिया को इस बात की भी जानकारी थी कि 17 मार्च को सैमुअल मिरांडा ड्रग्स लेने के लिए जैद के पास गया था। सूत्रों के मुताबिक रिया के कबूलनामे के बाद यह बात साफ हो गई है कि रिया अपने भाई शौविक के जरिए सुशांत सिंह राजपूत के लिए ड्रग्स मंगवा रही थी।
सूत्रों के मुताबिक रिया ने एनसीबी के सामने यह भी कबूल किया है कि 15 मार्च को उनकी और शोविक के बीच ड्रग्स खरीदने को लेकर व्हाट्सएप चैट हुई थी। इसके अलावा रिया और ड्रग्स डीलरों के बीच हुई व्हाट्सएप चैट और इस केस के दूसरे आरोपियों के बयान इस ओर इशारा कर रहे हैं कि सुशांत की खराब तबीयत के बावजूद रिया उन तक ड्रग्स पहुंचने दे रही थी। रिया पर इल्जाम है कि उसने सुशांत की हालत के बारे में उसके परिवार को नहीं बताया। अब सीबीआई और एनसीबी इस राज से पर्दा उठाने की कोशिश कर रही है। क्या सुशांत तक ड्रग्स किसी साजिश के तहत पहुंचाए जा रहे थे? और इस वक्त की बेहद अहम खबर आपको बता दें, कंगना रनौत लगातार इस बात का जिक्र करती रही हैं कि अब उन्हें धमकियां मिल रही हैं और वो 9 तारीख को मुंबई पहुंचेंगी। और इस बीच गृह मंत्रालय ने कंगना को वाई श्रेणी की सुरक्षा देने की बात कही है और कंगना रनौत को गृह मंत्रालय की तरफ से कहा गया कि उनको सुरक्षा दी जाएगी। इससे पहले एक घमासान जो ट्विटर वॉर के तौर पर सामने आया था, वो भी सबने देखा कि किस तरीके से कंगना ने इस बात का जिक्र किया कि मुंबई में वो ना आए, इसके लिए उन्हें धमकी मिल रही है। लेकिन मुंबई उनका भी शहर है, वो भी पहुंचेंगी, वहां काम करेंगे। और शिवसेना और कंगना के बीच जो तलवार खिंची, उसके बीच अब ये बड़ी जानकारी कि कंगना रनौत को गृह मंत्रालय की तरफ से वाई श्रेणी की सुरक्षा दी जाएगी। यानी 9 तारीख को इस बात का ऐलान कंगना रनौत ने किया कि वो मुंबई पहुंचेंगी और उन्होंने ये भी कहा था अगर दम है तो रोक कर दिखाएं। और ऐसे में अब उन्हें सुरक्षा देने की बात गृह मंत्रालय की तरफ से कही गई है। वाई श्रेणी की सुरक्षा कंगना रनौत को दी जाएगी। अमित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, वाई श्रेणी की सुरक्षा दी जाएगी कंगना को? जी बिल्कुल, यहाँ पर राज्य सरकार के कंसल्टेशन में केंद्र सरकार ने ये फैसला लिया है कि इनको वाई कैटेगरी की सुरक्षा जो है वो मुहैया करवाई जाए। तो इसके तहत यहाँ पर कुछ निश्चित संख्या में सुरक्षा बल होंगे जो इनके साथ यहाँ पर मौजूद रहेंगे। कुल मिलाकर पिछले कई दिनों से जो धमकियों का दौर चल रहा था, जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार को इनपुट मिले थे और उसके बाद ये फैसला लिया गया है। तो अब हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि 2 से 3 दिन में ये आदेश लागू होगा। तो अमित, क्या ये कंगना रनौत ने चाहा कि उन्हें सुरक्षा मिले या गृह मंत्रालय ने खुद से, ये किस तरीके का प्रोसेस होता है ये सुरक्षा देने का, जरा बताइएगा। देखिए, प्रदेश सरकार और राज्य सरकार अलग अलग समय पर आकलन करती रहती हैं किसी भी शख्स की, जो महत्वपूर्ण शख्स होता है उसकी सुरक्षा का। तो लगातार ऐसे इनपुट मिल रहे थे कि इनकी सुरक्षा को कुछ खतरा हो सकता है, लिहाजा एक मंत्रणा का दौर चला और उसके बाद ये फैसला यहाँ पर लिया गया। और अब ये 2 से 3 दिन में ये पूरा फैसला ये लागू होगा। तो अलग अलग इनपुट जो पिछले कुछ दिनों से मिल रहे थे और उसके आधार पर ये पूरा का पूरा फैसला लिया गया है। लेकिन अमित, आज क्योंकि 7 तारीख और 9 तारीख का जिक्र कंगना रनौत ने किया और ये खुलेआम बताया था कि 9 तारीख को मैं मुंबई पहुंच रही हूं, अगर कोई रोक सकता है तो रोक ले। ये जो सुरक्षा देने की बात सामने आई है, वो कब तक उनको दे दी जाएगी? मुंबई पहुंचने के बाद उन्हें ये सुरक्षा दी जाएगी या वो अभी जहां पर हैं वहीं पर उन्हें वो सुरक्षा अभी ही दे दी जाएगी? देखिए, अगले कुछ दिनों में संभवतः मुंबई पहुंचने से पहले ही उनको ये पूरी सुरक्षा मुहैया करवाई जाएगी। और इससे पहले हिमाचल प्रदेश सरकार की भी प्रतिक्रिया आई थी कि जिस भी तरह की सुरक्षा कंगना रनौत को चाहिए वो हम देने को यहाँ पर तैयार हैं, हम कंसल्टेशन में हैं, हमारी ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है उनको सुरक्षा मुहैया करवानी। तो उसके बाद ये पूरा मंत्रणा का दौर चला और ये फैसला लिया गया। तो उम्मीद कर सकते हैं कि जब मुंबई पहुंचेंगे उससे पहले ही जो ये सुरक्षा व्यवस्था है, जो एक प्रोटोकॉल होता है, उसके मुताबिक उनको ये सिक्योरिटी अरेंजमेंट उनके लिए किया जाएगा ताकि उनको कोई नुकसान यहाँ पर न पहुंचे। लेकिन जरा अमित एक चीज और समझाइएगा थोड़ा आसान तरीके से कि अगर किसी को सुरक्षा दी जाती है और वो क्या उस पर भी डिपेंड करता है, उस पर भी निर्भर करता है कि सुरक्षा ले या ना ले? क्योंकि कंगना रनौत इस बात का ऐलान कर चुकी थी और कह रही थी कि वो किसी से नहीं डरती हैं, कोई सुरक्षा उनको नहीं चाहिए। तो ऐसे में गृह मंत्रालय की तरफ से जो सुरक्षा दी गई है, क्या कंगना के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो स्वीकार करेंगी कि नहीं स्वीकार करेंगी? देखिए, ये इंडिविजुअल जब एक तंत्र फैसला करता है, सरकारी व्यवस्था फैसला करती है कि इस शख्स को हमें सुरक्षा मुहैया करवानी ही है, तो उसकी सुरक्षा एक जिम्मेदारी के तहत वो सिक्योरिटी अरेंजमेंट उसको इंश्योर करना होता है। क्योंकि किसी अनहोनी की सूरत में आने वाले दिनों में जो सिस्टम है, तंत्र है, उसको कोर्ट के प्रति उसको जवाबदेह होना होता है। तो इस कंडीशन में फिलहाल अभी यही लग रहा है कि जो सुरक्षा व्यवस्था जैसी भी है वो यहाँ पर उनको इंश्योर करेगी, उनके साथ यहाँ पर पूरा वो सुरक्षा तंत्र मौजूद रहेगा और मुंबई पहुंचने से पहले ही उनको मिलेगी। फिलहाल अभी अगले कुछ दिनों में तक हम यही देख सकते हैं। इसमें अभी किसी इंडिविजुअल की मर्जी को हम डोमिनेंट रूप से हम नहीं देख सकते हैं।
बिल्कुल, यानी बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, कंगना रनौत को सुरक्षा की बात गृह मंत्रालय की तरफ से कही गई है। वाई श्रेणी की सुरक्षा कंगना रनौत को मिलेगी। 7 तारीख है आज, 9 तारीख को कंगना ने ऐलान किया था वो मुंबई जाएंगी, जिसको लेकर कंगना ने इस बात का भी जिक्र किया था कि उनको धमकियां मिल रही हैं और इसीलिए गृह मंत्रालय ने सुरक्षा देने की बात कही है। उधर सुशांत सिंह राजपूत की मौत की मिस्ट्री में सबसे अहम सवाल उनके डिप्रेशन से भी जुड़ा है। रिया और ड्रग्स डीलर्स के बीच हुई व्हाट्सएप चैट और इस केस के दूसरे आरोपियों के बयान पर इस ओर ये इशारे कर रहे हैं कि सुशांत की खराब तबीयत के बावजूद रिया उन तक ड्रग्स पहुंचने दे रही थी और उनकी हालत के बारे में रिया ने उनके परिवार को नहीं बताया। अब सीबीआई और एनसीबी इस रात से पर्दा उठाने की कोशिश कर रही है कि क्या सुशांत तक ड्रग्स किसी साजिश के तहत पहुंचाया जा रहा था। न्यूज 18 इंडिया की बड़ी पड़ताल, सुशांत के डिप्रेशन पर बड़ा पर्दाफाश। न्यूज 18 इंडिया एक्सक्लूसिव, ड्रग्स से बढ़ा सुशांत का डिप्रेशन। सुशांत सिंह राजपूत की मौत की मिस्ट्री में सबसे अहम सवाल उनके डिप्रेशन से जुड़ा है। लिहाजा न्यूज 18 इंडिया ने सुशांत की जिंदगी के इस पहलू को खंगालना शुरू किया तो हमारे हाथ सुशांत की मौत की मिस्ट्री के वो बिखरे तार लगने शुरू हो गए, जिसकी बिना पर ईडी, सीबीआई और एनसीबी इस केस की जांच कर रही है। रिया चक्रवर्ती ने न्यूज 18 पर दिए अपने एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में ये दावा किया था कि सुशांत ड्रग्स ले रहे थे। ये जो कंजम्पशन है ड्रग्स का और ये जो कंजम्पशन है मैरिजुआना का, सुशांत यूज्ड टू स्मोक मैरिजुआना और आई एम श्योर कि उनके स्टाफ और उनके आसपास के लोग जो एक्चुअली वहाँ थे वो इस बात को भी बता पाएंगे। ये रिया का सच है और हमने रिया के इसी सच को बेनकाब करने के लिए अपनी पड़ताल शुरू की तो हमारे सामने चंद सवाल थे कि अगर रिया को मालूम था कि सुशांत सिंह राजपूत गहरे डिप्रेशन से जूझ रहे हैं तो इसके बावजूद वो ड्रग्स ले रहे थे, तो रिया ने उनको ड्रग्स लेने से रोका क्यों नहीं। इसी कड़ी में हमारी पड़ताल में दूसरा सवाल था कि कोरोना काल में मुंबई में लॉकडाउन के बावजूद सुशांत तक ड्रग्स कैसे पहुंच रही थी। हमारी टीम को इस बात की भी पड़ताल करनी थी कि आखिर वो कौन लोग थे जो रिया की मौजूदगी में सुशांत तक ड्रग्स पहुंचा रहे थे। और चौथा अहम सवाल यह था कि क्या ड्रग्स की वजह से सुशांत का डिप्रेशन बढ़ा। और जब न्यूज 18 इंडिया की टीम ने सुशांत केस में आरोपियों के सीबीआई और एनसीबी को दिए बयानों को खंगालना शुरू किया तो एक सच हमारे सामने आता चला गया। एनसीबी इस केस में अब तक सिद्धार्थ पैठानी, दीपेश सावंत, नीरज, केशव, श्रुति मोदी, आयुष, गौरव आर्या, सैमुअल मिरांडा, जैद विलात्रा, अब्दुल बासित परिहार से पूछताछ कर चुकी है। सुशांत केस से जुड़े इन तमाम लोगों ने ये बयान दिए हैं कि घर में ड्रग्स रिया के इशारे पर ही मंगाए जा रहे थे। इसके अलावा एनसीबी के हाथ रिया के मोबाइल फोन और लैपटॉप से मिले वो सुराग भी हैं जो इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि रिया डिप्रेशन से जूझ रहे सुशांत तक ड्रग्स पहुंचा रही थी। लिहाजा हमारी टीम ने देश के मशहूर मनोचिकित्सक डॉक्टर संदीप वोरा से बात की और ये पता लगाने की कोशिश की कि अगर डिप्रेशन के दौरान कोई शख्स ड्रग्स लेता है तो उसका क्या अंजाम होता है। डिप्रेशन का कोई भी पेशेंट अगर है किसी भी तरीके का नशा करता है जो ड्रग्स प्रोहिबिटेड है तो वो उनका डिप्रेशन वर्सन कर सकता है। उनको उनके अंदर ब्रेन के अंदर ऐसे चेंजेस ला सकता है कि उनका बिहेवियर बदल जाए और उनके अंदर एक्सट्रीम केसेस में होमिसाइडल या सुसाइडल थॉट्स भी आ सकते हैं। सो बहुत डेंजरस कॉम्बिनेशन है डिप्रेशन और इस तरह की इलीगल ड्रग्स। डॉक्टर वोहरा ने जो हमसे कहा वो सुशांत सिंह राजपूत केस में एक अहम तथ्य साबित हो सकता है, क्योंकि सुशांत के स्टाफ में काम करने वाले दीपेश सावंत ने भी एनसीबी को एक चौंकाने वाला बयान दिया है। दीपेश के बयान के मुताबिक नौकरी शुरू करने के 2-3 बाद सितंबर 2018 में उनको चरस गांजा पीते देखा। जनवरी 2019 में वो गुस्सैल होने लगी। फरवरी 2019 में उनकी बहन प्रियंका और जीजा सिद्धार्थ ने उनके मैनेजमेंट का काम संभाल लिया। अप्रैल 2019 में पंकज, जीतू, रजत, अब्बास को काम से हटा दिया गया। मैं इस सब से डर गया और अप्रैल 2019 में मैंने नौकरी छोड़ दी। सुशांत सिंह राजपूत 2 डॉक्टरों से इलाज करवा रहे थे और उनका इलाज करने वाली डॉक्टर सुजैन वाकर ने सीबीआई की लंबी पूछताछ में सुशांत की मेंटल कंडीशन से जुड़े कई पहलू बताए हैं,
डॉक्टर वाकर ने इस दौरान बताया कि रिया चक्रवर्ती ने 7 दिसंबर 2019 को उन्हें बताया कि सुशांत की तबीयत ठीक नहीं है। इतना ही नहीं, रिया चक्रवर्ती ने 8 दिसंबर को सुबह 11 बजे का उनका अपॉइंटमेंट भी लिया था, लेकिन सुबह करीब 10:30 बजे उन्होंने मैसेज करके उन्हें ये जानकारी दी कि सुशांत दवाएं नहीं ले रहे हैं और रिया चक्रवर्ती ने इसके चलते अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दिया था। सुशांत सिंह राजपूत का इलाज 2 डॉक्टरों से चल रहा था और रिया चक्रवर्ती ही डॉक्टरों से डील कर रही थी, लेकिन अब हमारे सामने कुछ और सवाल थे। मसलन, क्या रिया ने सुशांत के डिप्रेशन को गंभीरता से नहीं लिया? क्या रिया ने सुशांत के दवा न लेने की जानकारी उनके परिवार को दी? क्या रिया परिवार के झगड़े में सुशांत को सही इलाज नहीं मिला? क्या 8 जून को तबीयत बिगड़ने पर सुशांत को समय पर इलाज नहीं मिला? इनके केस में कहा जा रहा है कि गांजा लेते थे, तो वो आपके ब्रेन की केमिस्ट्री को, ब्रेन के अंदर जो केमिकल्स है उनको चेंज कर देती है और आपके अंदर डिप्रेशन बढ़ा देती है, आपके अंदर स्लीप डिस्टर्बेंस कर सकती है, आपके अंदर इरिटेशन कर सकती है, आपके अंदर मूड स्विंग्स ला सकती है और आपके ब्रेन को टोटली चेंज करके आपका व्यवहार भी बदल सकती है। तो ये बहुत ही डेंजरस होता है और इस तरह की ड्रग्स का सेवन करना उचित नहीं है। 3 सितंबर को सीबीआई ने सुशांत सिंह राजपूत का इलाज करने वाले दोनों डॉक्टरों, डॉक्टर सुजैन वाकर और डॉक्टर चावड़ा से लंबी पूछताछ की थी। जानकारी के मुताबिक डॉक्टर चावड़ा ने नवंबर 2019 से लेकर मार्च 2020 तक सुशांत सिंह राजपूत का इलाज किया था, जबकि डॉक्टर सुजैन वाकर ने अक्टूबर 2019 से लेकर दिसंबर 2019 तक सुशांत सिंह का इलाज किया था। दोनों डॉक्टरों ने यह पाया था कि सुशांत के दवाई न खाने की वजह से उनकी तबीयत और ज्यादा बिगड़ गई थी, लेकिन हैरानी की बात यह है कि उनकी बिगड़ी हुई तबीयत के बीच भी ड्रग्स की खेप लगातार उन तक पहुंचती रही। रिया और ड्रग्स डीलरों के बीच हुई व्हाट्सएप चैट और इस केस के दूसरे आरोपियों के बयान इस ओर इशारा कर रहे हैं कि सुशांत की खराब तबीयत के बावजूद रिया उन तक ड्रग्स पहुंचने दे रही थी और उनकी हालत के बारे में रिया ने उनके परिवार को नहीं बताया। अब सीबीआई और एनसीबी इस राज से पर्दा उठाने की कोशिश कर रही है कि क्या सुशांत तक ड्रग्स किसी साजिश के तहत पहुंचाए जा रहे थे ताकि वो गहरे डिप्रेशन में आकर खुदकुशी कर ले।